स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्टिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ चैप्टर 3 क्या है? चतुर्भुजों को समझना। यहाँ पे दिया क्या हुआ है? चतुर्भुज। तो हम सबसे पहले जाके देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होता है? किसी समतल पृष्ठ पर चार रेखाखंडों से, कितने? चार रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। किसी समतल पृष्ठ पर, जैसे ये एक पेपर हो गया, इस पेपर को हम क्या कहेंगे? समतल ही कहेंगे। तो किसी समतल पृष्ठ पर चार रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार रेखाखंड, ये एक रेखाखंड हो गई, ये दूसरी रेखाखंड हो गई, ये तीसरी रेखाखंड हो गई और ये चौथी रेखाखंड हो गई। इन चार रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपके कि रेखाखंड, ठीक है ना। तो रेखाखंड भी देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड पहले हम जानते हैं रेखा, ठीक है ना। तो कई बिंदुओं से मिलकर, क्या? कई बिंदुओं से मिलकर एक पथ पर, एक पथ मतलब एक पथ क्या होता है? एक सीधा रास्ता, मतलब एक पथ पर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। बिंदु क्या होती है? जिसका कोई भी सरफेस मतलब कोई भी त्रिज्या ना हो, ठीक है ना। ऐसा जिसका कोई त्रिज्या ना हो। वैसे ये तो संभव ही नहीं है कि किसी भी चीज़ की त्रिज्या ना हो। अगर वह एक वक्र है या एक बिंदु है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। लेकिन मानने के लिए हम क्या मान लेते हैं? किसी पेन या पेंसिल के एक डॉट, एक बिंदु, ये क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है, ठीक है ना। तो कई बिंदुओं से मिलकर एक पथ पे बना हुआ क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा, जिसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कई बिंदु होंगे, हम इसको इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो हम रेखा क्या कह सकते हैं कि कई बिंदु से मिलकर एक पथ पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है? रेखा मतलब जो दोनों तरफ किसी भी, मतलब दोनों तरफ इधर भी और इधर भी अनंत तक बढ़ाई जा सके, यह क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। और इसी रेखा का एक भाग जहाँ हम दोनों तरफ से काट दें, एक भाग, ये क्या कहलाएगा? रेखा खंड कहलाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है? किसी रेखाखंड, चार रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी, ठीक है। तो चार रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या हो गई? चतुर्भुज हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है ना। अब आपके चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है? बहुभुज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे? बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है? एक रेखाखंड से मिलना का, कितने? कई रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद वक्र, कई रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद वक्र। कैसा वक्र? बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। अब सबसे कम रेखा, ठीक है ना, सबसे कम रेखा में बना हुआ क्या होता है? बंद त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। फिर ऐसे चतुर्भुज, चारभुज, पंचभुज। आप 5 भुजाएं ले लो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये पंचभुज हो गया। ऐसे ही षष्ठभुज, 1 2 3 4 5 और ये इसका 6, क्या हो जाएगा? खटभुज हो जाएगा। मतलब आप कई रेखाओं से मिलकर बने हुए क्या होते हैं?
बहुभुज बनते हैं। कई रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद वक्र। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बंद वक्र। तो वक्र क्या होता है, वक्र भी देख लीजिए। तो वक्र हम किसे कहते हैं, जैसे आप वक्र कहिए कि एक पेंसिल ले लीजिए, एक पेंसिल पेन कलम, उसको बिना उठाए, क्या बिना उठाए बनाई हुई आकृति क्या कहलाएगी, वक्र कहलाएगी। ठीक है ना, जो पूरी तरीके से बंद हो। लेकिन एक चीज़ इसमें नियम क्या है कि वक्र कभी भी किसी को काटता नहीं है, अपने ही रेखाखंडों को काटे नहीं कहीं भी, वो क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। जैसे इसे हम वक्र नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या कह रहा है, अपनी ही रेखाखंडों को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, वक्र नहीं कहेंगे। पर यहाँ से यहाँ तक ये वक्र कहलाएगा, लेकिन जब ये एक दूसरे को काट देते हैं तो ये वक्र नहीं कहलाते हैं। ठीक है ना। तो कई रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होती हैं, जैसे त्रिभुज में 3 भुजा, ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुज, षष्ठभुज में 6, 3 4 5 6, ऐसे 7 8 9 जितने भुजाएं आप मिलाओगे उसके हिसाब से बनता चला जाएगा। ठीक है ना। अब आपके अगले मतलब अगला टॉपिक क्या है आपका, विकर्ण। क्या, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या, बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को अगर आप जोड़ दो तो क्या प्राप्त होगा आपको, विकर्ण प्राप्त होगा। अब एक हम क्या करते हैं, बहुभुज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहीं पे एक क्या लेते हैं हम, बहुभुज लेते हैं। तो हम एक बहुभुज पे क्या लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज भी एक क्या है, बहुभुज है। बहुभुज मतलब 2 या 2 3 या 3 से अधिक, कितने, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों को मिलाने पर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। तो इस पर आप देखिए कितने रेखाखंड है, 1 2 3 और ये 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बहुभुज, 2 शीर्षों को। ठीक है ना, 2 शीर्षों को आमने सामने, ध्यान दे रहना। मतलब अगर आप विकर्ण कर रहे हो तो एक ये शीर्ष मतलब दूसरा शीर्ष आप छोड़ के तीसरे शीर्ष पे ही टच करोगे। ये भी एक विकर्ण का नियम है। मतलब आप लगातार 2 शीर्षों को नहीं जोड़ सकते। पहला शीर्ष, ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है और ये चौथा शीर्ष है। तो पहला दूसरा, तो दूसरे को छोड़ के आप तीसरे पे जोड़ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक विकर्ण। जैसे ये दूसरा, तो दूसरे छोड़ के तीसरा, ये चौथा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण। तो ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो एक चतुर्भुज पे कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो विकर्ण क्या होता है, बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना। विकर्ण के कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो एक हम क्या ले लेते हैं, पंचभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक पंचभुज लेते हैं। तो ये एक आकृति खींचिए आप, ये एक रेखाखंड, दूसरा ये रेखाखंड, तीसरा ये रेखाखंड, चौथा ये रेखाखंड और 5वां ये रेखाखंड। तो इसमें कुल कितने शीर्ष हुए, 5 शीर्ष हुए, 1 2 3 4 5। अब इसमें विकर्ण बनाने का नियम क्या है कि एक अगर पहला शीर्ष ले रहे हैं तो आप दूसरा छोड़ के तीसरे पे अटैच करिए। तो ये हमने किया, ये एक विकर्ण। ठीक है ना। अगर हम दूसरे से लेते हैं तो तीसरा छोड़ के ये दूसरा विकर्ण, फिर अगर हम तीसरे से लेते हैं तो चौथा छोड़ के ये विकर्ण, फिर चौथे से लेते हैं तो ये छोड़ के ये विकर्ण। ठीक है ना। अगर हम 5वें से लेते हैं तो ये छोड़ के यहाँ जाएंगे, ये विकर्ण। इसी प्रकार से पंचभुज में कितने विकर्ण हुए, 1 2 3 4 5, कितने विकर्ण हुए, 5 विकर्ण हुए। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अब आते हैं हम आप पे फिर से किस पे, बहुभुज पे। आते हैं बहुभुज। तो बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आप कह सकते हो। ठीक है ना। एक उत्तल बहुभुज और दूसरा
अवतल बहुभुज। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, बहुभुज पे विकर्ण, बंद वक्र, रेखाखंड और चतुर्भुज। अब आते हैं बहुभुज पे, मतलब बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। ठीक है ना। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, ऐसे बहुभुज जो जिसके विकर्ण क्या हो, अंदर हो। ठीक है ना। या कि हम कुछ आपको डायग्राम बनाते हैं, कुछ आकृति बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको हम समझाते हैं। हमने कुछ आकृति बनाई है अवतल की तरफ और उत्तल की तरफ। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तल बहुभुज। ठीक है ना। तो उत्तल बहुभुज का क्या कहता है नियम, कि इन पे बढ़ने वाले विकर्ण, ठीक है ना, इन पे बढ़ने वाले विकर्ण क्या होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। इनके दो रूल्स हैं। कितने रूल्स, दो रूल्स। पहला रूल क्या है कि इनके विकर्ण अंदर बनते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इनकी भुजाओं को बढ़ाने पर यह एक दूसरे को अंतर्भाग पर प्रतिच्छेद नहीं करती। अब यहाँ है अंतर्भाग। तो आपको अंतर्भाग और बहिर्भाग पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। किसी भी बहुभुज के अंदर भाग के, मतलब बंद वक्र के अंतर्भाग को, इसको क्या कहेंगे, ये अंदर, जो अंदर भाग होता है उसे अंदर भाग, और ये जो बाहर होता है उसे बाहर भाग कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हमने इसके विकर्ण बनाए, ये क्या है, चतुर्भुज है जो बहुभुज है। तो हम इसके एक विकर्ण बनाते हैं, तो दो शीर्षों को मिलाने पर हमें जो विकर्ण प्राप्त होता है वो अंदर ही होता है। क्या होता है, अंदर प्राप्त होता है। ठीक है ना। तथा इनके रेखाखंडों को बढ़ाने पर, इनके रेखाखंडों को, तो अगर हम इस रेखाखंड को बढ़ाएं तो एक ये इधर आगे बढ़ाता है, ये रेखा ये आगे बढ़ेगा, ये रेखा ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगी और ये बढ़ेगी। तो क्या इसके रेखाखंड अंदर भाग को कहीं विभाजित करते हैं, नहीं। इस रेखा को अगर बढ़ाएं तो ये बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, ये ऐसा बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये पूरा ऐसा बढ़ेगा और ये पूरा ऐसा बढ़ेगा। ये भी क्या अंदर भाग को विभाजित करता है, नहीं। लेकिन उत्तल का क्या है, जो उसके जो विकर्ण होते हैं वो बाह भी बनते हैं। जैसे ये एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष हो गया, तीसरा शीर्ष होगा, तो ये हमारा एक विकर्ण कहलाएगा, जो कहाँ बना हुआ है, इस आकृति के, ये एक पंचभुज है, इस आकृति के बाहर बना हुआ है। तथा अगर इसकी हम रेखा को बढ़ाएं, तो ये देखिए, ये एक रेखा इसकी बढ़ाएंगे तो ये जाएगी, और ये रेखा ये जाएगी, ये बढ़ेगी ऐसे। तो देखिए ये क्या करती है, अपने ही बने हुए आकृति के अंतःभाग को क्या करती है, विभाजित करती है। उत्तल बहुभुज क्या होता है, इनके विकर्ण अंदर बनते हैं तथा इनकी भुजाओं को बढ़ाने पर यह अंतःभाग को किस भाग को, अंतःभाग को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है ना। तथा जो अवतल बहुभुज होते हैं वो अपने अंतःभाग को भी प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनके जो विकर्ण होते हैं ये बाह बने होते हैं। ठीक है। ये जो जितनी भी चीज़ें हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, ये आपको 9th और 10th में बहुत काम आएंगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कहीं हमारे वीडियो को पॉज करके, और इन सभी जो जितने भी हमने परिभाषा लिखाई हुई हैं, इन सबको आप एक नोट्स पे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको आगे चल के बहुत काम देंगी। ठीक है ना। अब आते हैं इन्हीं अवतल और उत्तल को मिला के बनी हुई आकृतियों में सम और विषम आकृति। कौन सी आकृति, सम और विषम आकृति। ठीक, सम एवं विषम। तो सम क्या होता है, किसी भी बहुभुज पे, क्या, ऐसे बहुभुज जिनके कोण बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, ऐसे बहुभुज जिनके कोण व भुजा दोनों बराबर या समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, सम
बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण के लिए क्या ले लें, आप कह सकते हो एक वर्ग, ठीक, ये क्या हो गया, एक वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर तथा सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसी भुजाओं को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। लेकिन समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके तीनों भुजाओं आपस में बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे बहुभुज जिनके कोण व भुजा दोनों बराबर हो या समान हो उन्हें क्या कहते हैं, हम समबाहुभुज आकृतियां, ठीक है ना। अब विषम बहुभुज, ठीक है ना। ऐसे बहुभुज जिनके कोण तो बराबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बराबर ही होंगे, बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, तथा भुजाएं बराबर नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण के लिए क्या ले लें, एक आयत ले लेते हैं। क्या लेते हैं, आयत। ये क्या हुआ, आयत। इसके चारों कोण 90 के तो होते हैं, क्या होते हैं, 90 के तो होते हैं, बट इसकी भुजाएं आपस में चारों बराबर नहीं होती। तो ये क्या है, विषम बहुभुज त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है ना। ऐसे आप एक दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। ये तो इसकी तो ना भुजाएं ही बराबर होती हैं और ना इसके कोण बराबर हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुभुज जिनके ना तो कोण बराबर हो या कि बराबर भी हो सकते हैं तथा इनके भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ऐसे बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम विषम बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी छोटी छोटी जितने भी बातें हैं मतलब 3.1 तक की तो हमने कवर कर दी। अब हम चलते हैं क्या, चैप्टर पे, ठीक है ना, अध्याय पे। तो हम आते हैं 3.1 पे। तो चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ कुछ आकृति दी गई है, ठीक है, आपके सामने कुछ आकृति दी गई हुई है, ठीक है ना। तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण वक्र। कहता है साधारण वक्र कौन से हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको लिए वक्र भी बताया था कि किसी भी पेंसिल या पेन को रखने पे उसको बिना उठाए बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। और रूल्स क्या है कि वह अपने रेखाओं को या अपने रेखाखंडों को आपस में काटे नहीं। तो अगर देखते हैं पहले पे, तो पहले पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से रखा हमने, तो अगर हम चाहें इसको तो ये बिना उठाए ये आकृति बन जी और ये अपने रेखाखंड को काटती नहीं क्योंकि यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। तो पहला, ठीक, इस पर हम क्या कह सकते हैं, पहला स्केच कर। दूसरे पे देखते हैं, ये उठाया, ये उठाया, ये बिना उठाए, मतलब बिना उठाए यहाँ से चला और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे काटता नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, दूसरा। तीसरों को देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो चले लेकिन बिना उठाए हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, तीसरा नहीं है। चौथा, ये चले, ये चले, ये यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपनी रेखा को काट रही है, तो तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं होगा। पांचवा देखते हैं, तो पांचवा ये यहाँ से और ये यहाँ से और ये कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका पांचवा आंसर। इसी प्रकार से छठवां आंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। सातवां आंसर होगा, ठीक है ना, और ये आठवां नहीं होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ या कि हम यहीं से शुरू होते हैं, यहाँ आएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये, ठीक है ना। तो ये आठवां नहीं होगा क्योंकि ये क्या करता है, एक अलग से रेखा बनता है, ठीक है ना। तो क्या है, आठवां नहीं होगा। फिर हम आते हैं क्या, साधारण बंद वक्र। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण बंद वक्र, मतलब सेम चीज है, साधारण वक्र, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम आंसर हो जाएगा। दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुभुज,
क्या, बहुभुज। तो ऐसे जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुभुज, ये बहुभुज, लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बनी हुई आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। ये बहुभुज नहीं कहलाएगी, क्यों, क्योंकि ये अपनी रेखा को क्या करती है, आपस में काटती है। तो पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा, ठीक है ना। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल बहुभुज। कौन सा बहुभुज, उत्तल बहुभुज। तो हमने क्या बताया था उत्तल बहुभुज का, कि जिसके विकर्ण अंदर बने तथा वह अपनी रेखा को काटे नहीं, या मतलब वह अपने अंतभाग को काटे नहीं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये रेखा अपने को काटेगी, जो अंतभाग को काटेगी, अपने ही अंतर्भाग को काट देगी, अतः ये बहुभुज नहीं है, ठीक है ना, उत्तल बहुभुज नहीं है। ये बहुभुज है जो कि अपने भाग को नहीं काटेगी, ठीक है ना, तथा इसके विकर्ण अंदर ही बनेंगे। तो ये एक हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि इन पे भुजाएं नहीं है। जिन पे भुजाओं से बनी हुई आकृति, मतलब रेखाखंडों से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। बट इसमें क्या, एक वक्र है, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, बहुभुज नहीं कहलाएगी। तो उत्तल बहुभुज एक हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, प्रत्येक में विकर्ण बताइए। पहला क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज, ठीक है ना। हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जो क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। तो ये क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज, ठीक है ना, एक उत्तल चतुर्भुज, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है, विकर्ण। तो हम क्या, इसमें क्या कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं, ठीक है ना। हम चारों शीर्ष को ABCD, ठीक है ना, इससे दर्शाते हैं। हमने क्या बताया था, 2 रे शीर्षखंडों को, कितनों को, 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, जो अपने एक भाग को छोड़ के जाए, मतलब एक शीर्ष को छोड़ के जाए। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, मतलब दूसरा शीर्ष क्या करेगी, छोड़ेगी। तो ये यहाँ से मिलेगी, और अगर B वाले को बनाते हैं तो ये यहाँ से मिलेगा। अगर हम C को बनाते हैं तो C वाले भी इसको छोड़ के सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कितने विकर्ण बनते हैं, 2 विकर्ण। कितने विकर्ण बने आपके, 2 विकर्ण बने। अब दूसरा क्वेश्चन, एक समखष्ट भुज मतलब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सभी भुजाएं और सभी रेखाएं क्या होनी चाहिए, मतलब सभी कोण और सभी रेखा बराबर होनी चाहिए। चलिए एक खष्टभुज बनाते हैं, 1 2, ठीक, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब सभी रेखाएं आपस में बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पटरी और पेंसिल से बनाएंगे तो सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक खष्टभुज पे कितने विकर्ण होते हैं, तो ABCDEF 6 हो गए, ठीक है ना। 6 शीर्ष को, एक शीर्ष छोड़ के दूसरे शीर्ष से तो ये, दूसरा छोड़ के तीसरे से तो ये, तीसरा छोड़ के चौथे से तो ये, चौथा छोड़ के 5वें से तो ये, फिर यहाँ से बनाएंगे तो इसका बनेगा इस पे, ठीक है ना। फिर ये तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी फिर से गिनते हैं, 1 2 3, अरे C वाला बनाना भूल गए तो C से बनाएंगे तो ये, ठीक है, E पे 4 5 6, कितने हैं, 6, ठीक है ना। अब ये एक सरल विकर्ण हो गए। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 चीज़ों को छोड़ के, यहाँ से ये 2 चीज़ें छोड़ के, तो आप इस पे भी बना सकते हो, ठीक है, इस पे करके इस पे भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ई को सीधा सीधा इससे भी जोड़ सकते हो, इसको छोड़ के इससे जोड़ सकते हो, ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को, एक खष्टभुज, ठीक है ना। तो हमने विकर्ण बनाए हुए, अब आपको विकर्ण बना के और हमको कमेंट पे बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 पे एक खष्टभुज पे कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, एक त्रिभुज, ठीक है ना, एक
त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इस पे क्या करने हैं आपको, विकर्ण बनाने हैं। तो त्रिभुज पे विकर्ण बनाना संभव नहीं है, तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण होते हैं। अगर हम एक करेंगे और दूसरा शीर्ष छोड़, देखो यहाँ से ये शीर्ष छोड़ के इसमें लाएंगे तो ये एक रेखाखंडी हो जाएगी, ये एक रेखाखंडी हो जाएगा और ये एक रेखाखंडी हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज पे कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप क्या होगा यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो गुण लागू होगा। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक उत्तल चतुर्भुज, ठीक है ना। तो हम एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप क्या होगा। अब हमें इसका क्या नाप करना है, कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हमने बोला ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है ना। जिसमें कितने कोण हैं, ए बी सी डी, एक उत्तल चतुर्भुज में कितने कोण हैं, 4 कोण हैं, ठीक है ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, 4 कोण है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चतुर्भुज के कोणों का माप करने के लिए आप क्या करो, एक विकर्ण खींचो, क्या करो, एक विकर्ण खींचो। तो हमने बोल दिया कि हमने एक डीसी विकर्ण लिया, क्या बीडी एक विकर्ण लिया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, रचना की है, तो रचना में क्या किया आपने, बीडी एक विकर्ण खींचा, ठीक है ना। जिसके कारण जब आप विकर्ण खींचते हो तो आप देखो विकर्ण खींचने पे ये एक चतुर्भुज 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक चतुर्भुज ये वाला एक त्रिभुज और एक ये वाला, जिसके कारण हमें 2 त्रिभुज, कौन से 2 त्रिभुज, कौन कौन सा, डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तथा आपको एक और चीज़ बता दें, अगर किसी भी चतुर्भुज को 2 त्रिभुज अलग अलग करते हैं तो उनको जोड़ने पे भी हमें एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। तो अगर हम कहें कि त्रिभुज डी ए बी प्लस त्रिभुज डी सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज ए बी सी डी होगा, ठीक है ना। ये एक समीकरण मान लीजिए, ठीक है ना, या कि ऐसा एक समीकरण प्राप्त हुआ हमें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या माप करना है, त्रिभुजों का कोण, या कि हमें पूरे चतुर्भुज का कोण निकालना। तो हमने 2 त्रिभुज में बांट दिया। अब सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है ना। तो हम इसे हल करेंगे। यहीं से हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, कौन से कोण, अंतः कोण का योग 180 जो होता है, ठीक है ना। तो अगर हम त्रिभुज देखें किसमें, डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में कोण डी, कोण बी, कोण डी ए और बी, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक है ना। तो आप लिख दो कोण डी प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, तथा त्रिभुज डी सी बी में भी सेम चीज, कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश होगा, ठीक है ना। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व
3 का मान 1 पे रखने पर, ठीक, या कि इन त्रिभुजों का जो कोण है, हम कह भी सकते हैं कि त्रिभुज DAB बराबर 180 अंश होगा और त्रिभुज के DCB का जो कोण होगा कितना होगा 180 अंश का हम रखेंगे। तो इन दोनों पे रखिए आप, तो ये हो जाएगा 180 का प्लस 180 का, ठीक है, बराबर चतुर्भुज ABCD जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, 360 डिग्री चतुर्भुज ABCD। मतलब किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। यहाँ बस इतना ही है कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, मतलब त्रिभुज DAB भी कितने का हो गया 180 का और त्रिभुज DCB भी कितने का हो गया 180 का, और दोनों को हम इस पे रख के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का मान निकल आएगा। बस में 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, हमें क्या करना है, एक विकर्ण खींचना है, विकर्ण खींचने पे 2 चतुर्भुज जो है वो अलग अलग 2 भागों में हो जाएगा, जिससे हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। और इन त्रिभुजों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का एक मान प्राप्त हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 360। अब क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन देखें हम, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो गुण लागू होगा, ठीक है, सीधी बात हम समझते हैं। अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो, ठीक है, एक अवतल चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, ये एक अवतल चतुर्भुज हो गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक विकर्ण डालते हैं, ठीक है ना, ABCD एक अवतल चतुर्भुज, इसमें हम BD एक विकर्ण डालेंगे, तब भी हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे, और इन दोनों का योग कितना होगा 180 प्लस 180 बराबर 360। तो हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। अगर हम उत्तल चतुर्भुज के अलावा कोई चतुर्भुज लेते हैं तो उसका भी मान कितना होगा 360 ही होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए।